नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के साथ आप सबके सामने बात करने को उपस्थित हुआ हूं और वो मुद्दा है टैलेंट वर्सेस रिजल्ट, प्रॉज एंड कॉन्स। आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या जो टैलेंट है इससे परीक्षा प्रणाली के द्वारा सही तरीके से आकलन किया जा सकता है। इसी बारे में हम आज इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि टैलेंट का जो अब तक का पैमाना हम लोग के सामने है, वर्तमान समय में सिर्फ हमारे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसके थ्रू एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन में जो बेटर परफॉर्म करता है या तो उसे कुछ परसेंटेज के आधार पे हम उसको ग्रेडिंग देते हैं, परसेंटेज के आधार पे उसका आकलन होता है या ग्रेडिंग के आधार पर। अब दोस्तों, बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये जो ग्रेडिंग और परसेंटेज है इससे हम सही आकलन कर पाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि दुनिया के तमाम बड़े एक्सपर्ट ये बात कह रहे हैं कि जो परीक्षा आधारित प्रणाली है ये सिर्फ एक पक्ष है किसी के टैलेंट को नहीं, नॉलेज को पहचानने का। और वो भी नॉलेज के आप सारे एस्पेक्ट को एग्जामिनेशन के माध्यम से नहीं आकलन नहीं कर सकते। दोस्तों, हो सकता है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा जानकारी रखते हैं लेकिन उससे आर्टिकुलेट नहीं कर पाते। किसी के पास बहुत अच्छी जानकारी है, वो उससे अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। कोई अपने एक पेपर का एक स्पेशलाइज्ड अपने किसी पार्ट में विशेषज्ञता रखता है लेकिन बहुत सारे पेपर्स में उसकी जो प्रतिभा है वो उतनी बेहतर नहीं दिख पाती है क्योंकि वो उसके पसंद का क्षेत्र नहीं होता। आजकल का जो हमारा करिकुलम है ये ऐसा है कि जो निर्धारित करिकुलम है उससे आपको फॉलो करना ही है। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं है। हालांकि दुनिया के तमाम देशों में ये इसमें काफ़ी उदारवादी दृष्टिकोण दिख रहा है। जैसे अमेरिका में बात करें तो वहाँ पे सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है और बहुत सी नई चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई हैं। चाइना में भी काफ़ी तेज़ी से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की बात चल रही है और दुनिया के तमाम विकसित देशों में ये प्रणाली जो है इस पर काम चल रहा है। लेकिन अभी भी दुनिया के तमाम देशों में, चाहे वो हमारा भारतवर्ष हो या जो तीसरी दुनिया के देश हैं, इन बहुत सारे देशों में अभी भी वही शिक्षा प्रणाली पे हम अपनी व्यवस्था चला रहे हैं जो कि हमें कुछ पिछले 100-150 सालों पे जो हम पे थोपी गई है। दोस्तों, अभी एक घटना मैंने पढ़ी थी कुछ दिन पहले, उसके बारे में पेपर में जिक्र मैंने पढ़ा कि एक लड़का 95% मार्क्स अचीव करने के बाद भी सुसाइड कर लिया। ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और इसे हमें इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसके और उसके माँ बाप का क्या एक्सपेक्टेशन था कि ये 98% के आसपास बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकता है। किन्हीं कारणों से 95% तक ही उसके मार्क्स रह गए। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या 95% पाने वाला जो बच्चा है वो इतना कैसे ज़्यादा परेशान हो सकता है, इतना मेंटल प्रेशर में कैसे आ सकता है कि वो सुसाइड का रास्ता हो। यानी कि कहीं ना कहीं से ये सिर्फ एक परिवार, एक समाज, एक बच्चे के एक्सपेक्टेशन और ड्रीम की बात नहीं है, ये पूरे के पूरे हमारी सोशल सिस्टम की बात है। इसके लिए हमारा परिवार भी जिम्मेदार है, हमारे रिलेटिव भी जिम्मेदार हैं, हमारी सोसाइटी भी जिम्मेदार है और वो हर तंत्र जिम्मेदार है जो कि हमारे टैलेंट को सिर्फ एक पर्टिकुलर माध्यम तक सीमित रख के हमारा आकलन भी करने की कोशिश करता है और कंपैरिजन की बात भी करता है। दोस्तों, सबसे बुरी चीज तो कंपैरिजन को मैं मानता हूं। हम सबने बचपन में, स्कूल टाइम में, खासतौर से स्कूल टाइम में बहुत ज्यादा दिखता है कि जब कोई बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है, चाहे वो पड़ोसी हो या किसी ऐसे व्यक्ति का ऐसे जिससे हमारा रोज हम सामना होता रहता है, अगर किसी का बच्चा कोई बेहतर परफॉर्म कर दिया और किसी का बेहतर नहीं किया, वो दोनों तो करते ही हैं, साथ में समाज के और भी लोग जो उनसे जुड़े हैं वो कंपैरिजन करते हैं। देखो, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी एक व्यक्ति के टैलेंट को दूसरे व्यक्ति के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, ये पूरी तरीके से जायज नहीं है। और मेरा ये मानना है कि सबका कैपेबिलिटी अलग होता है, सबका कैलिबर अलग होता है। आप कैसे जज कर सकते हैं एक IITian को और एक सोशल साइंस स्टूडेंट को? दोनों का टैलेंट अलग अलग है। एक का साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड का है, एक का लिटरेचर का है। दोनों अपने फील्ड में सर्वश्रेष्ठ हैं। अक्सर दिक्कत क्या होती है कि हमारा जो समाज है इसने कुछ ऐसे अपने बेंचमार्क बना रखे हैं, एक ऐसा स्टीरियोटाइप है
कि जो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले हैं दे आर सुपीरियर। ये ऐसा माना जाता है और मानने के पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। जॉब अच्छी मिलती है, काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उसमें होती हैं कंपैरेटिवली। अगर हम आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की बात करें तो ये कड़वा सच है। लेकिन क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और पैकेज ज़्यादा होने की वजह से हम सफलता को आंक पाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सफल एक अगर पेंटर है, उसे पेंटिंग बेहतर आती है और अपने फील्ड में वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वो भी सफलता है। उसकी सफलता 1 करोड़ के पैकेज वाले से बिल्कुल भी कम नहीं। सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि आप अपने फील्ड को जो आपने चुना है अपना करियर बनाने के लिए, उसमें आपका मन लगता है कि नहीं, उससे आप पसंद करते हैं कि नहीं। अगर आप जो पसंद करते हैं और उसमें आपका मन लगता है तो आप सफल हैं। लेकिन आजकल का जो सिस्टम है, कई चीजें थोपी जाती हैं। हमारे सपने सिर्फ हमारे नहीं होते, हमारे सपने हमारी फैमिली के भी होते हैं, हमारे समाज के होते हैं, हमारे रिलेटिव्स के होते हैं। और जो पूरा ये जो चक्र है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये प्रभावित हमें करता है। हम कितनी भी बातें कर लें कि सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सच तो यह है कि सोसाइटी का फर्क पड़ता है। लेकिन मेरा मत है कि ये कब क्यों होता है, क्योंकि हमने इसे बना दिया है। हमने इस एक व्यवस्था को इस तरीके से अपना लिया है, इस व्यवस्था को इतनी मान्यता दे रखी है कि हमें सच में अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, हमें अपने उद्देश्य को पहचानने के लिए सच में ये तमाम लोग प्रभावित करते हैं। लेकिन यहाँ पे गार्जियन की सबसे बड़ी भूमिका है कि वो अपने बच्चों पे भरोसा करना सीखें और साथ ही अपने बच्चों में भी कंपैरिजन ना करें। सबका अलग अलग कैरिबर है, सबकी अलग अलग पोटेंशियलिटी है। हो सकता है कि कोई बेहतर परफॉर्म कर रहा हो किसी फील्ड में, किसी ने मेडिकल, साइंस, मैनेजमेंट की पढ़ाई की हो, कोई आर्ट्स पढ़ना चाहे या कोई ना पढ़ना चाहे। यहाँ पे चेंज तब आएगा जब गार्जियन अगर एक सफलतम बच्चे को भी स्वीकार कर रहे हैं या उसे भी एक रोल मॉडल की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसे भी इग्नोर ना करें जो कि उतना बेहतर नहीं कर पाए, बल्कि उसे सपोर्ट सिस्टम दें, उसे प्रोत्साहन दें, उसे शाबाशी दें कि क्या फर्क पड़ता है कि तुमने ये कार्य नहीं किया, तुम इस फील्ड में इतना बेहतर नहीं कर पाए। तुम जो हो वो बेहतर हो मेरे लिए, तुम मायने रखते हो, तुम मेरे लिए प्राइसलेस हो। दोस्तों, ये जितनी भी घटनाएं हैं मेंटल प्रेशर की, मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चाहे वो सुसाइड का केस हो, चाहे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, ड्रग्स की आदत हो जाती है युवाओं में। इसका सीधा कारण है हमारे कुछ ड्रीम्स हैं, उसको फुलफिल करने के दौरान जो बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, सफलता असफलता का जो चक्र है, ये तमाम ऐसी वजहें हैं कि ये सिर्फ एक बात पर निर्भर नहीं करती, इसके बहुत सारे कारण हैं। और ये मल्टीपल रीजन हम इसका तभी से ढूंढ पाएंगे, समझ पाएंगे, जबकि परिवार के अंदर इसका उपाय निकले। परिवारी जन पहले इसका मिलकर सामना करें और इस बात को स्वीकार करें कि किसी एक खास वजह से किसी की अगर कुछ अचीवमेंट में कमी रह गई तो इससे उस व्यक्ति की सफलता या असफलता न माने, बल्कि उसे दूसरे रास्ते के बारे में बताएं। हो सकता है कि शायद वो उस रास्ते को चुने तो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाए, लेकिन यहाँ पे फैमिली का रोल बहुत बड़ा है। जिस दिन हम फैमिली से शुरुआत होगी तो सोसाइटी में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि चेंज अपने परिवार से आता है। और मुझे लगता है कि ये गार्जियन के लिए भी और उन बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। साथियों, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि दुनिया का ऐसी कोई माँ बाप नहीं जो ये चाहें कि हमारा बेटा असफल हो, बेटा बेटी जो भी उनके संतान है वो असफल हो। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर असफलता होती है तो ये उन बच्चों को भी समझना चाहिए कि ठीक है, अपनी बातों को हम रखें गार्जियन के सामने, उन्हें समझाने की कोशिश करें। और ये बात गार्जियन को भी इतना धैर्य रखना पड़ेगा या ऐसी मेंटलिटी रखनी पड़ेगी कि वो जो बता रहा है, जो कारण है, किन परेशानियों से जूझ रहा है, उसे समझने की कोशिश करें, ना कि उसे इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराएं कि डिसीजन तुम्हारा था, तुम इसके लिए जिम्मेदार हो। ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप उस मेंटल प्रेशर को समझेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि एक सेंटेंस बोल देना और उसकी रियलिटी को देखना, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि हम सबको अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, एक साथ मिलकर बात करना चाहिए, एक ऐसा माहौल देना चाहिए जिससे कि सकारात्मकता बनी रहे। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी जिम्मेदारी, हम एटलीस्ट किसी को कुछ बेहतर नहीं कर सकते हैं, किसी को निराश बिल्कुल ना करें, शाबाशी दें उसे, वो जो भी कार्य कर रहा हो उसके लिए प्रोत्साहित करें और
ऐसा वातावरण बनाएं ताकि कोई भी व्यक्ति आने वाले समय में सुसाइड न कर पाए, क्योंकि एक व्यक्ति का सुसाइड करना एक व्यक्ति का सुसाइड करना नहीं होता है, वो समाज भी सुसाइड करता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है। आई होप आप सबको मेरा प्रयास पसंद आए। दोस्तों अगर मेरा प्रयास पसंद आता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले